हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज नए दिन के साथ मैं नया समाचार का आप सभी के साथ डिस्कस स्टार्ट करूंगा। एवं सभी से आज मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक किया करिए आप लोग, है ना। और यार वीडियो तो इतना देखते हैं आप लोग, थोड़ा लाइक भी कर दिया करें तो हमारा भी प्रोत्साहन होता रहेगा। और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में, जो कि कल था। 26 जुलाई को चूँकि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और हम कल ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया हुआ था कोलिजियम सिस्टम, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो हम लोग कोलिजियम सिस्टम से पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस में। तो कारगिल विजय दिवस की जब बात आती है तो ये मुद्दा, चूँकि हम लोग बता दें आपको कि यह 1999 का मुद्दा है। कारगिल विजय दिवस जो मुद्दा है वो, उसमें हमारा एक लड़ाई हुआ था पाकिस्तान हमारे छोटे भाई के साथ, छोटे भाई नहीं छोटे के साथ हुआ था, है ना, छोटा जो है। तो उसके साथ हमारा 1999 में वॉर हुआ था। तो ये वॉर कैसे हो गया था, इसमें कुछ कि 50 से 60 दिन का सिलसिला चलता है यार, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, आपको तो पता होगा यार लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में क्या होता है, जो एक कारगिल का जो जगह है, तो वहाँ पे क्या हुआ था 1999 में, 1999 में क्या हुआ था कि एक मुद्दा ये हो जाता है कि उस समय जो पाकिस्तानी सेना होती है, तो पाकिस्तानी सेना कुछ समय के लिए वहाँ पे अपना अड्डा बना लेती है। अड्डा बना लेती है मतलब वहाँ पे जाके वो रहने लग जाती है। तो जब वहाँ जाके वह रहने लग जाती है तो क्या होता है कि हमारे जो भारतीय कुछ जो लोग होते हैं, भारत के जो स्थानीय निवासी वहाँ के होते हैं, वो देखते हैं और वहाँ के जो ट्रूप्स होती हैं, भारतीय सेना की ट्रूप्स को बताते हैं कि महोदय वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है। जब ऐसी कुछ बातें होती हैं तो भारतीय लोग एकदम, भारतीय सेना वहाँ पे जाके और मतलब वहाँ पे किसी तरीके से क्या करती है, वहाँ उनसे सोचती है कि हम अपने क्षेत्र को वापस पाने का प्रयास करती है। कहने का मतलब ये है। अब मुख्य मुद्दा ये होता है भाई कि उस समय आपको दिन में क्या होता है कि दिन में वो लोग तो चूँकि ऊंची टीले पे, कारगिल ऊंचे टीले पे हैं, तो होता क्या है कि वहाँ से वो लोग पूरे लोगों को मार दिया करते थे। तो वो लोग रात को ये घटना चलानी पड़ती थी उन लोग को, इनके पक्ष में कि हम लोग कैसे करके अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएं, है ना। तो इस समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी होते हैं जिनको मैं कारगिल विजय को आगे लेके चलूँगा। बाकी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी होते हैं जिनको हम लोग बैकग्राउंड हिस्ट्री के रूप में देखते हैं कि क्या होता है कि ये LOC बनी तो बनी कब थी यार, LOC बनी तो बनी कब थी, है ना। तो बनी थी, हमको पता होगा, आप लोग बताइए कि 1947 से लेकर 1948 में ही ये जो बनी थी, क्या बनी थी, LOC बनी हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई के साथ साथ हमारा उससे अलगाव हुआ था तब। और हुआ ये था कि 1999 की एक महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने आ जाती है। कैसी घटना भाई, आप लोग को याद तो नहीं होगा, बाकी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि थे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ कौन सा एक लाहौर डिक्लेरेशन किया था, लाहौर डिक्लेरेशन किया था। जिसमें यह मुद्दा किया गया था कि भाई हम लोग ये लड़ाई झगड़े के मुद्दे से दूर रहेंगे, क्या रहेंगे, लड़ाई झगड़े के मुद्दे से दूर रहेंगे। और क्या होगा, हम लोग किसी तरीके की यार हम लोग को दिक्कतें क्रिएट नहीं करनी है, आपस में हम लोग को मिलजुल के रहना है। बाकी होता ही है कि यार पाकिस्तान तो भाई पता है तो कुत्ते की मतलब की पूंछ है, मतलब सीधा तो होना नहीं है। तो वहाँ वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, आपने सुना होगा हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है उधर का। वहाँ के जो जो सेना जो लोग हैं, उन्होंने मिल के जो है आपका कारगिल में अपना झंडा मतलब कि लहरा दिया उस समय कि हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। फिर होता ये है कि अब वो लोग पूरा का पूरा अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, और हमारी भारतीय सेना अब उनसे लड़ने के लिए एकदम तत्पर हो जाती है कि अब हमको उनको हराना है। धीरे धीरे हमारी भारतीय सेना रात रात को अभियान करती है, और वहाँ की जो बहुत सारे टीलों में वो अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। तो उन टीलों से प्रभुत्व को उनके हटाने के लिए हम लोग रात रात को अभियान करते हैं, और रात रात को चूँकि अभियान हमारा को कुछ सफल होता है, कुछ नहीं होता है, तो बहुत सारे टीलों को हम लोग जीत लेते हैं, बाकी बहुत सारे टीले उनके पास ही रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है 1999 में कि जिसमें नवाज शरीफ साहब कौन थे, प्रधानमंत्री थे। अब वो अपना लेके जाते हैं अमेरिका के पास कि भाई हमको कुछ यार हथियार दो, हमको इसके साथ लड़ना है भारत के साथ में। तो चूँकि वहाँ पे वहाँ के क्या बोलते हैं कि वहाँ के जो प्रमुख थे, राष्ट्रपति साहब जो थे अमेरिका के, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने कहा, बिल क्लिंटन साहब थे, तो बिल क्लिंटन साहब ने कहा कि महोदय आप लोग तुरंत वहाँ से हटाओ यार, तुम्हारी एकदम तख्ता पलट कर देगा भारत, भारत बहुत खतरनाक देश है, ऐसा करके। तो उन लोगों ने क्या कहा, जब ऐसा कहा तो फिर क्या कहा उन लोगों ने, मतलब नवाज शरीफ ने तुरंत आदेश दिया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। और उनका हटते हटते करीब करीब मैं बता दूं आपको कि 4 जुलाई की बात है कि 4 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। बाकी 26 जुलाई तक में क्या होता है, हम लोगों ने मतलब भारतीय सेना ने वहाँ के ठिकानों को एकदम नस्तनाबूद कर दिया।
और नेस्तनाबूद करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अपना परचम बुलंद हो जाता है। 26 जुलाई को हम लोग अपनी कारगिल को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें बिल क्लिंटन साहब की जो भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उन्होंने उनको मतलब कि नवाज शरीफ को बहुत हड़काया कि ये क्या कर रहे हो भाई, आप अपने बड़े भाई से काहे के लिए पंगा ले रहे हो, एकदम वो तो दबा के रख देगा आप लोग को। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। देखिए, तो कारगिल विजय दिवस से इसी तरीके से हम लोग 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। अब कारगिल विजय दिवस हम हर एक 26 जुलाई को मना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमने इसमें कुछ कार्यक्रम भी रखे यार। तो हम लोगों ने इसमें क्या रखा, हम लोगों ने इसमें परमवीर चक्र भी अवार्ड दिया। तो परमवीर चक्र अवार्ड हम लोगों ने किन किन को दिया, परमवीर चक्र अवार्ड दिया आपको मनोज कुमार पांडे साहब को। तो उस समय के जो सेनानी थे, उस समय जो लड़े हुए थे, तो उसमें मनोज कुमार पांडे साहब को, विक्रम भत्रा साहब को, आपका योगेंद्र सिंह यादव जी को और आपका संजय कुमार जी को हम लोगों ने क्या दिया कि हम लोगों ने परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया। अब क्या हुआ, इस समय हमको इजराइल ने भी, इस समय जो वॉर हुआ था कारगिल वॉर में, तो इजराइल ने हमको इस समय है जो क्या हुआ था कि बोफोर्स जो मिसाइल थी FH-1777B को हमको दिया था कि आप इसका प्रयोग करके जीतिए। और उन्होंने हमको अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV, जो कि आप लोग पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक का विषय है ना, तो इसको आप पढ़िए और UAV के बारे में मुझे बताइए भी हल्का, है ना, कमेंट सेक्शन में कि ये होता क्या है। तो इसको मतलब कि सहयोग दिया था, किसने दिया था, इजराइल ने दिया कि आप लोग लड़िए और पाकिस्तान से विजय प्राप्त करिए, ऐसा करके। अब देखिए क्या हो गया कि हमारा ये मुद्दा यहाँ तक हो जाता है। तो यही होता है आपका, हम लोग हर 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, आपका कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा निर्धारित की गई थी 1947 के समय में, उससे पहले करीब करीब या फिर उसी समय में, तो ये सीमा रेखा किस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई थी, उनका नाम बताइए। और उस सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इस सीमा रेखा का नाम भी आप लोग बताइए। ये LOC नहीं, मैं दूसरी लाइन की बात कर रहा हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग के जहन में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में। आज हम लोग बात करते हैं SC कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो देखिए हुआ क्या है कि हम लोग कल ही की बात है, कल के न्यूज़पेपर में आया है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 35 जजों को अपॉइंट किया है 6 हाई कोर्ट्स में, मतलब 6 हाई कोर्ट्स में 35 जजों को अपॉइंट किया है, जिसमें से जो 20 एडवोकेट होंगे, जो 20 एडवोकेटों को मतलब कि अपॉइंट किया गया है, 15 जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया है। तो इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि जो 13 जो एडवोकेट हैं जिनको मतलब कि पूरा का पूरा वो जज अपॉइंट किया गया है, वो आपका हरियाणा और पंजाब में अपॉइंट किया गया है। तो 6 एडवोकेट हैं जिनको मतलब कि जज अपॉइंट किया गया है, वो कहाँ अपॉइंट किया गया है, तेलंगाना में अपॉइंट किया गया। मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे जो ये जज हैं उनके नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, इनको आप ब्रीफली पढ़ेंगे तब पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो साथ साथ भाई मुद्दा तो ये आता है कि चलो ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम ने इनको अपॉइंट किया भाई, तो एक मुद्दा हमारे सामने ये आया कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम होता तो होता क्या है यार, है ना, पहली बार सुन रहे हैं यार कॉलेजियम सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसकी मतलब कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग जजों को अपॉइंट करते हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो बोले भाई क्या हमारे भारत देश में या जब से स्वतंत्र हुए तब से कॉलेजियम सिस्टम है? नहीं, तो ये हमारे भारत देश में कॉलेजियम सिस्टम पहले से उपलब्ध नहीं है। तो मतलब कि इसमें इसके लिए एक क्रम आया है हमारे पास, मतलब एक क्रम है जिसको हम लोग केस के रूप में, तो फर्स्ट केस, सेकेंड के रूप में, केस के रूप में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1980 तक की बात है, 1980 आपका 82 तक की बात है। 1980-82 में क्या होता था कि हम लोग जो है जो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI सुप्रीम मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी करते थे कि इनको मान लीजिए कि आप जज अपॉइंट कर दें और ये हमारे यहाँ के जज बन जाए। बाकी बाद में क्या हुआ भाई साहब कि धीरे धीरे क्या हुआ, उस फॉल्ट निकलने लगे, बहुत लोग मुद्दे उठाने लगे यार कि ये कैसा है कि मतलब आप मतलब कि मात्र ये तो आपकी विवेक की शक्ति है कि आप मात्र खुद ही एक ही आदमी निर्णय ले कि हमको इस चीज़ को अपॉइंट करना है, ऐसा नहीं करना है। तो बहुत सारा मतलब कि दिक्कत क्रिएट होता था। फिर क्या हुआ, एक दूसरा केस आता है 1993 में, सेकेंड जज केस जिसको बोला जाता है। सेकेंड जज केस में ये बोला गया कि चलिए ठीक है, इस मुद्दे को दूर करने के लिए एक निर्णय लाया गया कि हम लोगों ने 1993 से कॉलेजियम सिस्टम, तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आता है कि कॉलेजियम सिस्टम सर्वप्रथम कब से अपनाया गया, तो 1993 से अपनाया गया था।
तो 1993 में क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम चूंकि अपना लिया गया, जिसमें तब बोले भाई इसमें कितने मेंबर होते हैं यार, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, साथ साथ 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी अपॉइंट किया जाता था कि जब भी कोई निर्णय लेना है, किसी भी को अपॉइंट करना है, तो तीनों लोग मिलकर मतलब कि निर्णय लेते थे। बाद में ये प्रक्रिया विधि मंत्री आपका राष्ट्रपति महोदय तक जाती थी और ये प्रक्रिया संपूर्ण होती थी। अब बाद में क्या हुआ कि 1998 में एक और प्रक्रिया आती है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जज केस। तो तीसरा जज केस में क्या होता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये आ जाता है कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही आपके सर्वोच्च न्यायालय के, साथ साथ में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। अब उनके परामर्श के बाद आप जो है क्या करेंगे कि किन्हीं न्यायाधीशों के ग्रुप को अपॉइंट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जब आप उनको अपॉइंट करने के बारे में सोचेंगे तो एक महत्वपूर्ण मतलब कि ये क्रम क्या होगा। अब देखिए, अभी ये क्या हो रहा है कि अभी तक जो कोलिजियम सिस्टम में है, जो अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, तो अभी तक 5 ही हमारे पास कोलिजियम सिस्टम में मेंबर होते हैं और इनको अपॉइंट करने का जो निर्णय वही लोग लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, क्या वही लोग भर निर्णय लेते हैं? नहीं, जब वो निर्णय ले लिए तो जो ये निर्णय है वो लोग जो हमारे जो न्यायाधीश जी होते हैं किसको देते हैं, वो देते हैं विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर को देते हैं। जो लॉ मिनिस्टर को जब देते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा कि बताइए कि इस समय हमारे भारत की केंद्रीय विधि मंत्री कौन है हमारे भारत देश की? ठीक है, अब उसके बाद जब ये मुद्दा जब लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, लॉ मिनिस्टर उसको देखते हैं और उस पर जो है मतलब देखने के बाद उसको राष्ट्रपति के महोदय के पास लेके जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं जब उसमें अपना साइन कर देते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जो होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि मुख्य रूप से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में या फिर मतलब कि उच्च न्यायालय में किसके माध्यम से होती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति, है ना। मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कौन करता है? तो आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना। अब चूंकि यही मुद्दा था कोलेजियम सिस्टम का और आपका कारगिल विजय दिवस का, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, क्योंकि ये नया वीडियो है। तो अभी चूँकि क्या है कि रिदम तरीके से नहीं बन पाएगा, बाकी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने संपूर्ण मतलब कि धीरे धीरे करके मैं मतलब संपूर्ण वीडियोस में धीरे धीरे करके मैं द हिंदू हो गया है आपका, इंडियन एक्सप्रेस हो गया है आपका, डेली हंट हो गया, इसके माध्यम से मैं मतलब कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका डिस्कशन करता रहूँगा, जिससे आपका यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के साथ साथ जो अन्य तैयारियाँ हैं उनके साथ साथ जो फैक्चुअल डाटा जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कुछ ब्रीफली हो गया, जो एडिटोरियल हो गए, तो इन सभी का हम आपस में वो मतलब कि वार्तालाप करते रहेंगे और हमारा मुद्दा सुलझता रहेगा। और यदि आपको और ब्रीफ नॉलेज चाहिए, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको ज़रूर ही उसका उत्तर दूंगा और देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।